स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपका वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये दिया किसने था? डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से। तो डी ब्रोगली इक्वेशन बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या होता है। ड्यूअल का मतलब होता है टू। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? टू। द रेडिएशन ट्रेवल इन पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसने बताया कि जो रेडिएशन होती है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रखती है एक साथ को। तो दोनों के नेचर एक साथ होने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा? ड्यूअल कैरेक्टर या ड्यूअल नेचर। तो पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड पोजीशन, और जो आपके पास वेव है ये सेपरेट, मीन्स वेव जो आपकी होती है वो इस तरह से चलती है, और जो पार्टिकल नेचर होती है वो एक तरह से इस तरह पॉइंट की फॉर्म में होती है। जैसे तालाब होता है उसमें पत्थर मारते हैं हम, तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है वो किनारों की तरफ बढ़ती है, सेपरेट होती है। जिस पॉइंट पे पत्थर लगता है वहां से ओरिजिनेट होते हुए वो आगे की तरफ फ्लो करती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे पत्थर लगा वो पॉइंट फिक्स है, पत्थर उसी जगह पे गया है, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट एक नियर सिंगल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा उसको तो पार्टिकल नेचर बोलेंगे। बट जो वेव प्रोड्यूस होगी वो जो किनारों की तरफ बढ़ती जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? वेव। तो वेव हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। लाइट भी एक प्रकार की वेव है, बट वो मैंने पानी का एग्जांपल इसलिए लिया कि लाइट आपको दिखती नहीं है कि वेव की फॉर्म में आ रही है, हमारे यहाँ उनको पकड़ नहीं सकती है। तो आपको पार्टिकल और वेव के बारे में पता होना चाहिए। पार्टिकल जो होते हैं वो एक पॉइंट की फॉर्म में होते हैं, एक सिंगल वेल डिफाइंड पोजीशन होती है, और जो वेव होती है वो सेपरेट होते हैं और उनकी कोई वेल डिफाइंड पोजीशन नहीं होती, वो फ्लो करते रहते हैं, यानी कि मूवमेंट करते रहते हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली बताने के लिए ही जो ये इक्वेशन दी गई थी उसको हम क्या कह रहे हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन। तो सबसे पहले ये तो समझाने के लिए था, आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूअल कैरेक्टर क्या होता है। द रेडिएशन ट्रेवल इन पार्टिकल एज वेल एज वेव इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। कि कोई भी रेडिएशन जो होती है वो आपके दो नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो इसी को निकालने के लिए डी ब्रोगली इक्वेशन दो इक्वेशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्बडा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये आपने पढ़ा था। एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेरी करती है, तो इसको रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे h, उसको फ्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। और न्यू आपकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो न्यू की जगह हम क्या रखते हैं? c बाई लैम्बडा। तो इज इक्वल क्या हो गया? hc ओवर लैम्बडा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करेंगे तो hc ओवर लैम्बडा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर mc। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई है। अगर c की जगह वेलोसिटी किसी और की हो तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h ओवर mv। और मास गुणा वेलोसिटी को हम कहते हैं p, मोमेंटम। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h ओवर p। लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर mc, लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर mv, और मास गुणा वेलोसिटी को कहते हैं p, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h ओवर p। तो ये बात
क्या रिपीट करती है, ये तीनों के तीनों रिपीटेशन डालती है डी ब्रोगली इक्वेशन की। सेम है ये, एक इक्वेशन से ये आगे ड्राइव किया है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट हो तो ये तो आपका लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी हो सकता है। बट अगर मान लो कि कोई बॉल, हम जैसे क्रिकेटर बैट बॉल जैसे उसके ऊपर स्ट्राइक होती है, तो जो बॉल की स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो मान लो 150, हाईएस्ट 160 लगा लो, 70, 80, 85 जो भी। तो जब किसी की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ना हो, उस केस में हम इसी इक्वेशन को लैम्बडा इज इक्वल टू एम वी यूज करते हैं। और मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो ये आपका हो गया मोमेंटम। तो यहां से जो ये लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी, लैम्बडा इज इक्वल टू एम वी और लैम्बडा इज इक्वल टू पी, ये तीनों इक्वेशंस जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, अब इनके ऊपर जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार मैं क्लियरली आपको दोबारा से समझाता हूं कि जो ये फॉर्मूले यूज हुए हैं इन्हें क्या क्या टर्म यूज कर रहे हैं और उनको न्यूमेरिकल्स को आप किस तरह से सोल्व करोगे। तो देखो आपके पास तीन इक्वेशन आई है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ठीक है, यहाँ पर ये लैम्बडा जो है ये वेवलेंथ है, तीनों के तीनों में क्या यूज हो रहा है, लैम्बडा, इसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। एच जो आपका है ये है फ्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है ये, फ्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये वैल्यू इतनी बार रिपीट हुई है, फर्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल के बाद हर न्यूमेरिकल में यूज हो रही है। कल भी मैंने इस वैल्यू के बारे में आपको बताया था, इसको ध्यान से याद करें अच्छे से। m क्या होता है, m आपका होता है मास, और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। c क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट। कल भी मैंने ये जो आपको वीडियो दिया था उसके अंदर ये भी एक कांस्टेंट टर्म यूज हुई थी। आपके पास h की वैल्यू और आपके पास c की वैल्यू, ये सबसे ज्यादा बार आपके न्यूमेरिकल में यूज हो रही हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखें। फिर ये इस इक्वेशन में लैम्बडा वही वेवलेंथ है, x वही फ्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है। v को वेलोसिटी किसी की भी, बट वो वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लैम्बडा वही वेवलेंथ है, मीटर, h फ्लैंक कांस्टेंट है 6.626 10 की पावर -34, p जो है वो है मोमेंटम, क्या है, मोमेंटम। तो यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कल वीडियो डाला जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान से याद रखने, जैसे ये फर्स्ट वाला देखो, इसमें एच बी कॉन्स्टेंट, सी बी कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू दे या ना दे ये दोनों आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट, इसमें ये कॉन्स्टेंट। तो न्यूमेरिकल में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वेरिएबल जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर, ये आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। सभी स्टूडेंट ने 10th में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण जो ये होता है, तो हम कहेंगे लेट m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v बी द वेलोसिटी, देन काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² इज इक्वल टू E। तो आपको पता है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। आप इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, v। तो v क्या है अपने पास, 2E/m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। v की वैल्यू आपने निकाली। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, जब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ मींस लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी मींस E, दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप
काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। v आपका आया है स्क्वायर रूट ऑफ 2e/m। दूसरे स्टेप में लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास होता है h/mv। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, पुट 1 इन 2, यानी कि v की वैल्यू को 1 से उठाओ और 2 के अंदर आप पुट अप कर दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m और v जो है आपका वो ये है, इसको पुट कर दो 2e/m। इसको मैं क्या करता हूँ, इस m को मैं 2 बार स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ। क्लियर, सभी को पता होगा रूट m इंटू रूट m, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, m आ जाएगा। तो ये m को मैंने रूट m लिख दिया, इसको मैं स्क्वायर रूट 2e लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ m, एक बार कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2em। ये इक्वेशन आपकी बन गई है। लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2em। तो यहां से आपको पता चला, ये रिलेशनशिप आपको पता चला है। एक बार इन स्टेप्स को दोबारा से ध्यान से सुने। मान लो एक ऑब्जेक्ट, उसका मास m है, v वेलोसिटी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। आपको क्या करना है, वहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v की वैल्यू आई है 2e/m, इक्वेशन नंबर 1 रख दो। और आपको डी ब्रोगली इक्वेशन तो पता ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में इसको पुट अप कर दो। जैसे आप यहाँ पुट अप करोगे, ये जो m है इसको 2 बार स्क्वायर रूट में लिख लिया और एक बार कैंसिल कर दिया, तो ये एक स्क्वायर रूट बचा, ये स्क्वायर रूट, इसमें इसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया। ये रिलेशनशिप है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो सिंपल सा 2 स्टेप है, पहले काइनेटिक एनर्जी से v निकालो और लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में पुट कर दो, तो रिलेशन आ जाएगा। अब जो ये फॉर्मूला बना है, मैं इनके कांस्टेंट टर्म वगैरह के बारे में जो है उसको आपको बताता हूं। तो ये आपके पास होगा लैम्डा इज इक्वल टू 2em। हियर लैम्डा इज वेवलेंथ, यूनिट क्या रहेगी, मीटर। h क्या होता है, फ्लाइंग कांस्टेंट 6.626 माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यूनिट क्या होगी, जूल। m क्या है, मास, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। यहाँ पर 4 वैल्यू आई है, लैम्डा, वेवलेंथ, मीटर। जिस दिन यूनिट शुरू हुई थी उसी दिन से वेवलेंथ के बारे में बताते आ रहे हैं। यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ, लेंथ यूनिट होती है मीटर। h होता है फ्लाइंग कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। E आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जूल। m क्या होता है, मास, मास की यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो इनके अंदर ये h कांस्टेंट है, तो आपके पास 1 2 और 3 टाइप के वेरिएबल है, तो 3 टाइप के वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल मिलेंगे और एक वेरिएबल को आपको कैलकुलेट करना होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ड्यूअल कैरेक्टर क्या होता है, दूसरा है डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का बीच का रिलेशन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो है रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वोल्टेज। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, और वोल्टेज क्या होता है, ईवी बोलते हैं एक प्रकार से वी में। तो क्या है इसका जो सॉल्यूशन होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज एक्सेलरेट, यानी कि एक प्रकार से मोमेंट, एक्सेलरेट थ्रू पोटेंशियल v, देन काइनेटिक एनर्जी b। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। जब आप इसको वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनका मूवमेंट ज्यादा हो जाता है। वही बात मैंने लिखी है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप, जिसका मास m है, एक्सेलरेट कर देते हो पोटेंशियल v से, पोटेंशियल किससे, v से,
तो वो जब मूवमेंट करना शुरू करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलनी, वो किसके बराबर होगी, वो ईवी के बराबर होगी। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, और वी आपका हो जाएगा वोल्टेज, और ईवी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि वोल्टेज 1 है, ये यहां रखेंगे, तो ये आपका 1.6 10 की पावर -19 जूल, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकाला आपने, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो गया, और 1 वोल्ट, तो मल्टीप्लाई बाई 1 किया, 1 इंटू 1 इंटू दिस, तो ये आपके पास आया है 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये वैल्यू मैं कल बता चुका हूं आपको कॉन्स्टेंट, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बट जैसे अगर हम अपने शरीर की एनर्जी मेजर करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती है, ये होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। जब पोटेंशियल अप्लाई हो रही हो, जरूरी नहीं है कि किसी भी, मान लो आप पंखे को ऑन करते हो, तो जैसे ही आपके पास जाएगा पंखा एक्सेलरेट होगा, ऐसा थोड़े है कि आप उसको 1 वोल्ट से ही करोगे। हमारे घरों में जो आने वाली सप्लाई होती है 120 वोल्ट होती है, तो आप यहाँ पर 120 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए ना, तो उतने से ही वो पंखा मूवमेंट करना शुरू करेगा। तो पंखा जब मूवमेंट कर रहा है, जो एनर्जी उनके अंदर जनरेट होगी वो काइनेटिक होगी, कोई दूसरी मैकेनिकल वगैरह भी होगी बट कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में भी आएगी, क्योंकि एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब आप 1 ईवी लिखते हो, इसका मतलब होता है 1 फॉर, ये तो होता है, इसका मतलब तो होता है इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब होता है वोल्टेज, और 1 का मतलब होता है 1, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख दिया, और वोल्टेज के लिए 1, तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है, मैंने ये भी समझा दिया आपको, ठीक है। तो याद रखना कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप V वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हो, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ये होती है। तो आप यहां से फर्स्ट स्टेप में V की वैल्यू निकाल लो, जैसे आपने पिछले वाले न्यूमेरिकल में सोल्व किया था, जो डेरिवेशन पिछला करवाया था, वैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन से, वहां पर यहाँ था E, नॉर्मल वे में जो एनर्जी देते हैं उसको E मेजर करते हैं, और इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना, 1.6 10 की पावर -19, और वोल्टेज पोटेंशियल कितना 1, तो कितना हो गया ये 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जब बात आती है तो वो ईवी के अंदर ही होता है, ई फॉर चार्ज एंड वी फॉर वोल्टेज। तो इसलिए मैंने ये काइनेटिक एनर्जी को ईवी के बराबर रखा है, और यहां से हमने सबसे पहले V की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो जैसे ही हमने V की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हमें डी ब्रोगली इक्वेशन पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। अब हम लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। पुटिंग 1 इन 2, एक को 2 में पुट कर दो, तो ये m√2ev/m। तो क्या करें, इस m को वैसे जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था, एक बार कैंसिल, लैम्बडा इज इक्वल टू √2ev/m। सब वैल्यू को पुट किया तो 12.27 √v एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या पुट किया है मैं बता देता हूं। यहां पर पुट किया उसने h कितना 6.626 -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। E 1.6 10 की पावर -19 कूलम। V 1 वोल्ट। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये चारों वैल्यू जो है वो जब हम यहाँ पुट की, उनको डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। यहाँ पर ये आ रहा है एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो आपको लैम्बडा और v का पता होना चाहिए,
और 1 एंगस्ट्रॉम सब बच्चों को पता होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर भी मैंने कल बताए थे, जो बातें मैंने कल बताई थी इस यूनिट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है वो। तो इसको जब हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बना है वो बना है लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इनके अंदर। तो आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन, ड्यूअल कैरेक्टर, उसके बाद रिलेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वोल्टेज। अब ये सारे फॉर्मूले मैं इकट्ठे लिख के दिखाता हूं आपको। जो 5 फॉर्मूले आज आपके हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना। आपके पास आया था पहला लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, 27 स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम, और लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 EV m। तो ये आपके पास ये इक्वेशंस आपके पास आई हैं। मेन पॉइंट उठाओ, लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा, ये भी लैम्बडा है, ये भी सारे डी ब्रोगली के रिलेशन वेवलेंथ मीटर, एच 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 एच, यहां भी एच था बट वो पुट कर लिया हमने ऑलरेडी। एच की वैल्यू 6.626 10⁻³ एम मास 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 किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड बट 3 × 10⁸, पी मोमेंटम, ये थोड़ा अब आज नया है बट फिजिक्स में यूज हो रहा होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड 10th में भी आ चुका। वी वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट सब बच्चों को पता होगा क्या होता है, वोल्ट। ई काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स नियर अबाउट 10-20 के करीब न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको मैं हर टाइप के वीडियो, जो हर टाइप के न्यूमेरिकल्स उसमें होंगे, मैं वो वीडियो कल बनाऊंगा, ठीक है। तो आज ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ध्यान से करना है आपको। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन है, व्हेन ए क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स टू बैट कैन wave be produce? क्वेश्चन है कि जब आप, जो क्रिकेटर होता है, जैसे कोई धीरे से, कभी तेज, कभी बहुत ज्यादा तेज, बैट से जब बॉल स्ट्राइक होती है तो ये पूछ रहा है क्या उस टाइम पे वेव प्रोड्यूस होती है। अगर होती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है, तो क्या कहेंगे, आंसर तो इसका रहेगा यस, कि जब बॉल बैट से स्ट्राइक होती है वेव तो प्रोड्यूस होती है। और वो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो जो बाल होता है ना उसका मास जो होता है वो होता है हाई, मास क्या होता है बॉल का ज्यादा। ये एच तो हो गया है कांस्टेंट, और वो जो भी बॉलर है जिस स्पीड से फेंक रहा है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा ही होगी, उसकी तरफ से मैक्सिमम ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो फेंक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सकता है लेकिन वो 130 ही फेंकता रहता है हमेशा, ऐसा नहीं होता। उसकी मैक्सिमम जो वो उस टाइम पे फेंकता है उसकी वो मैक्सिमम स्पीड मानी जाती है। तो उसका मास भी ज्यादा होता है बॉल का और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और एच कांस्टेंट है। मींस अगर मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी। तो जब वो बॉल बैट से स्ट्राइक होती है तो वेव तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो होती है वो लेस होती है। इसलिए हमें वो वेवलेंथ है जो वेव प्रोड्यूस होती है, वेवलेंथ कम होने के कारण हमें वो दिखाई नहीं देती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बॉल एक बैट से स्ट्राइक होती है तो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है, बॉल का मास ज्यादा होता है और वो अपनी तरफ से वेलोसिटी भी ज्यादा ही रखता है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच ओवर एम वी डी ब्रोगली इक्वेशन। तो इसके अनुसार मास के इनवर्सली वेरी कर रहा है, वेलोसिटी की इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो ये दोनों इनवर्सली हैं और दोनों ज्यादा हैं, तो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, कम होगी, और कम वेवलेंथ की जो बी वेव होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन जो है इसके ऊपर एक रीजनिंग क्वेश्चन था। सेकंड जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो है
in our daily life we apply de Broglie अप्लाई तो करते ही है, हो सकती है अप्लाई, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन ये है कि क्या डेली लाइफ में इसका हम यूज करते हैं, तो आंसर आएगा नो। रीजन कि लैम्बडा आपका होता है H और MB, और डेली लाइफ में जो भी आप यूज करते हो वो सब होते हैं मैक्रोस्कोपिक। क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक, मतलब लार्ज पार्टिकल। लार्ज पार्टिकल मीन्स मास हाई। ऐसे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें दिखते हैं तो मास ज्यादा होगा। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? मास की इनवर्सली होती है। तो मास अगर हाई है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? लो। तो डेली रूटीन लाइफ में हम कह भी सकते हैं वो प्रोड्यूस वेव अप्लाई कर सकते हो डी ब्रोगली, लेकिन जो भी वेवलेंथ आएगी यानी जो भी वेव प्रोड्यूस होके आएगी उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, हम कभी उसको देख ही नहीं सकते। जब एक क्रिकेट बॉल छोटी सी होती है उसी की वेवलेंथ हम प्रोड्यूस होती है, उसको नहीं देख पाते। तो रूटीन लाइफ में पत्थर है, जो भी है, किसी को मान लो पत्थर ऊपर से गिर गया, वेव तब भी प्रोड्यूस होती है। कोई भी कोलिजन होते हैं, वेव प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम उनको कभी देख नहीं पाते हैं। देख इसलिए नहीं पाते हैं कि हम डेली रूटीन लाइफ में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है हम डेली रूटीन लाइफ में इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो सीधा सा पॉइंट ये रहा कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। तो किसी रूटीन लाइफ में जो भी हम देखते हैं वो ज्यादा मास देखते हैं, ज्यादा मास होता है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है? कम होती है, जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए रूटीन लाइफ में इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। क्लियर? तो आज डी ब्रोगली वेवलेंथ और इनसे रिलेटेड जो रीजनिंग बताए हैं वो और इनके जो भी फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छे से याद करोगे। इस वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देखना, और इनके जो भी आपके पास नोट्स होंगे आज वो मैं वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा, अपने नोटबुक में उनको लिख लें।